एक ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनते ही लोगों को याद आता है इंडिया का डिजिटल रेवोल्यूशन, जिसने अपने अल्ट्रा एफोर्डेबल डेटा प्लान से पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री की वायरिंग को हिला दिया। मैं बात कर रहा हूँ जियो की। ये वही टेलीकॉम डिस्ट्रप्टर है जिसने भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसे एस्टेब्लिश जेंट्स को प्राइस वार में घसीट दिया और हर इंडियन को डेटा ड्रिवन लाइफस्टाइल अपनाने पे मजबूर कर दिया। 2016 तक इंडिया में सिर्फ 426 मिलियन इंटरनेट यूजर्स थे, क्योंकि डेटा एक्सपेंसिव था, स्पीड लिमिटेड थी और एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन आज के दिन इंडिया में 954 मिलियन प्लस इंटरनेट यूजर्स है, ऑल थैंक्स टू जियो's एग्रेसिव रोल आउट ऑफ 4G LTE, वोल्ट और पैन इंडिया फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर। आज जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, बल्कि ये इंडिया का लार्जेस्ट डेटा एनेबलर बन चुका है और इसी सक्सेस से इंस्पायर होकर एक नया वर्टिकल लॉन्च किया, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो रिलायंस के एक डीमर्ज फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बिजनेस था। इसका स्टॉक भी 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ था। इसका लॉन्च होते ही आम आदमी से लेकर बड़े एंटिटीज जैसे SBI म्यूचुअल फंड, HDFC AMC और कई बड़े एंटिटीज ने इसमें अपने पैसे लगाए। सबको लगा कि ये तो जियो की एंटिटी है और एक रेप्यूटेबल ब्रांड है, प्रॉफिट तो जरूर बना के देगी, और शुरू में ऐसा ही हुआ। स्टॉक लिस्ट होने के बाद लोगों ने 35 to 40% तक का प्रॉफिट 1 ईयर में गेन कर लिया। लेकिन 2025 आते आते जियो का रियल फेस सामने आया, जिसके बाद स्टॉक लगातार अपने लो टच कर रहा है। See, Jio Financial, as of today, there is very little business inside the company. We are all getting excited because they have, they just have a net worth of 6,000 crores and they have shares of Reliance Industries. Well, everyone knew there would be a selling pressure, but what is surprising here is that there is no buyer for Jio Financial at this price now. एक तरह से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई थी, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत लो निकला। लेकिन ऐसा क्यों? दूसरी तरफ इससे कॉम्पिटिटर्स जैसे बजाज फाइनेंस, जो हर क्वार्टर में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, और पेटीएम, जिसे सब लोग रिस्की समझते थे, वो भी अब लेंडिंग और इंश्योरेंस से थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर क्या रहा है? आज इस वीडियो में हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस मॉडल को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि क्या सही में ये बिजनेस फेल हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट सीखेंगे वो सीक्रेट बिजनेस लेसन जो आप भी अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो टू अवॉइड लॉसेस। Reliance Industries, and I'm talking about Reliance Industries. Dear shareholders, I'm delighted to introduce our newest group company, Jio Financial Services Limited, of which all of you are proud shareholders. Demerging a business and then trying to build a financial services business from the scratch, there is going to be ambiguity. Everyone knew there would be a selling pressure, but what is surprising here is that there is no buyer for Jio Financial at this price now. So first day there was 3.7 crore sell order, yesterday second day 11 crore sell order, and today already it has crossed 14 crore sell order. जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसकी शुरुआत एक्चुअली 2023 में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत आज से 26 इयर्स पहले जुलाई 22, 1999 में हुई थी एज रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसका प्राइमरी टास्क था कि ये अपनी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स प्लान करे और इसे मैनेज करे और इसके कई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करे। शुरुआती दिनों में RSIL कोई पब्लिक फेसिंग लोन्स या रिटेल सर्विसेज ऑफर नहीं करता था। ये सिर्फ रील का इंटरनल आर्म की तरह काम करता था, जिसमें ये इसके इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स मैनेज करता था, और अगले 24 इयर्स तक ऐसा ही चलता आ रहा था। लेकिन फिर 2023 में रिलायंस ग्रुप ने एक बोल्ड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लिया। वो डिसीजन था RSIL को डीमर्ज करना। डीमर्जर का मतलब था कि अब ये एक इंडिपेंडेंट लिस्टेड फाइनेंशियल एंटिटी बनेगी, जिसमें अभी से रिलायंस से अलग कर दिया जाएगा। ये मूव सिर्फ एक स्ट्रक्चरल चेंज नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड बिजनेस स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक मल्टी सेक्टर कॉन्ग्लोमरेट है जो डिजिटल सर्विसेज, रिटेल, रिन्यूएबल्स और ऑल्टो केमिकल सर्विसेज जैसे मल्टीपल सेक्टर्स में काम करती है। लेकिन जब बात आती है फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो इस सेगमेंट का नेचर, रिस्क और कंपटीशन बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए इसको ग्रो करने के लिए भी रिलायंस को एक अलग इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ी, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी फील्ड है जो डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और लेंडर्स को अट्रैक्ट करती है। और फिर फाइनली 25 जुलाई 2023 को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स को डीमर्ज करके इसका नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रख दिया। इसे डीमर्ज करके इंडिपेंडेंट बनाने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि ये इंडिपेंडेंट फिल्म सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज पर ही फोकस करेगी। इस डीमर्जर का कोर पर्पस था एक डेडिकेटेड NBFC क्रिएट करना जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करे और फिनटेक रेवोल्यूशन का पार्ट बन सके, जिससे प्राइवेट इक्विटी, वेंचर लेंडर्स और स्ट्रेटेजिक फिनटेक पार्टनर्स जैसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स को टारगेट किया जा सके। और इस डीमर्जर के प्रोसेस के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपना स्टेक होल्ड किया था, उन्हें भी ऑटोमेटिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अपना प्रोपोर्शनेट ओनरशिप मिलेगा। Every shareholder of Reliance has received shares in JFS on a 1:1 basis following the recent demerger of the financial services business.
ये डीमर्जर एक मिरर शेयर होल्डिंग मॉडल के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ था। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इन्वेस्टर के पास रिलायंस इंडस्ट्री का 100 रुपीज का शेयर है तो उसकी होल्डिंग को स्प्लिट करके 95 रुपीज रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही रहेगा और बाकी 5 रुपीज का वैल्यू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स के फॉर्म में एलोकेट कर दिए जाएंगे। इसका फायदा ये हुआ कि इन्वेस्टर्स को बिना एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स किए एक न्यू एज फाइनेंशियल एंटिटी जेएफएस का एक्सपोजर मिलेगा। इसका फोकस होगा डिजिटल लेंडिंग, इंश्योरेंस टेक, एएमसी बिजनेस और नेक्स्ट जेन फिनटेक इनोवेशंस पर। इस तरीके का शेयर अलॉटमेंट एक टिपिकल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म है जो इन्वेस्टर्स को वैल्यू अनलॉक करने का मौका देता है, स्पेशली जब पेरेंट कंपनी का एक स्पेसिफिक सेगमेंट इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रहा है, जैसा कि फाइनेंस। इसी सोच से आप और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों ने भी जियो फाइनेंस में इन्वेस्ट किया। सब लोगों ने सोचा कि ये तो जियो की कंपनी है, आज नहीं तो कल प्रॉफिट कमा कर देगी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसका प्राइमरी फोकस है लेंडिंग, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट और पेमेंट्स जैसे टेक एनेबल्ड फाइनेंशियल सेगमेंट्स में इनोवेशन लाना। लेकिन इस मार्केट में ऑलरेडी 2 मेजर प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे थे, बजाज फाइनेंस और पेटीएम। बजाज फाइनेंस का कोर मॉडल है सिक्योर लेंडिंग जैसे व्हीकल लोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग और पर्सनल लोन्स। 2023 के एंड तक बजाज फाइनेंस के पास 7.3 करोड़ का स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस था। वही पेटीएम अपने फिनटेक इकोसिस्टम के थ्रू डिजिटल लोन्स और पोस्टपेड सर्विसेज ऑफर कर रहा था, जिसमें उसने 2023 में 12,554 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया। अब चैलेंज ये था कि जियो फाइनेंस को अगर इस क्राउडेड मार्केट में जगह बनानी है, इसी लेंडिंग के साथ और भी सर्विसेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जियो को कुछ डिसरप्टिव करना पड़ेगा और एग्जैक्टली यही हुआ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने जियो फाइनेंस ऐप लॉन्च किया जिसमें यूपीआई, लोन्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स का फुल स्टैक ऑफरिंग था। इस ऐप ने लॉन्च के कुछ दिनों में ही 5 लाख डाउनलोड्स क्रॉस कर दिए। शुरू में कस्टमर्स भी इनके प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड होने लगे और इंटरेस्टिंगली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एग्रेसिवली एक्सपेंशन के लिए न्यू स्ट्रेटेजिकल वेंचर्स शुरू किए। इनका अगला बोल्ड मूव था रूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स को लीज पे देना, एक ऐसा मॉडल जिसे डिवाइस एज ए सर्विस मॉडल कहते हैं। अब इतने लार्ज स्केल लीजिंग ऑपरेशन के लिए ऑब्वियसली कैपिटल की जरूरत होती है, तो मैं 2024 में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी सिस्टर कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स के साथ 36,000 करोड़ का मेगा डील साइन किया, जो इंडियन एनबीएफसी स्पेस का सबसे बड़ा एसेट एक्विजिशन एग्रीमेंट था। इस डील के अंडर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने टेलीकॉम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट एक्वायर किया, जिसमें एयर फाइबर डिवाइसेस, 5G रूटर्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स जैसे हाई डिमांड टेक डिवाइसेस थे। पर ये इक्विपमेंट रीसेल के लिए नहीं, लीजिंग मॉडल के लिए एक्वायर किया गया था, जहां कस्टमर्स अपफ्रंट खरीदने के बजाय मंथली या ईयरली रेंटल बेसिस पे यूज करेंगे। इस मॉडल का नाम है डास, डिवाइस एज ए सर्विस, जहां डिवाइसेस को सर्विस के फॉर्म में ऑफर किया जाता है, जिसमें मेंटेनेंस, अपग्रेड और सपोर्ट भी इंक्लूडेड होता है। ये एक टेक ड्रिवन रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है जिसे इंडियन फाइनेंशियल इकोसिस्टम में पहली बार इतने लार्ज स्केल पे अडॉप्ट किया गया था। जेएफएस का ये गेम प्लान क्लियर था। उनके पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जियो था, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन था और अब एक लाइसेंस्ड एनबीएफसी भी। तो ये तीनों को कंबाइन करके वो एक अलग सेल्फ सस्टेनेबल मोनेटाइजेशन लूप बनाना चाहते थे, जहां डिवाइस लीजिंग से पैसे आए, उससे और कस्टमर्स ऑनबोर्ड हो और बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे माइक्रो लोन्स, डिवाइस इंश्योरेंस और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज भी क्रॉस सेल की जा सके। इस बोल्ड स्टेप का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि स्केल और इकोसिस्टम कंट्रोल दोनों जेएफएस के हाथ में होगा, और इतना बड़ा कैपिटल डिप्लॉयमेंट और रिस्क लेना आज के डेट में शायद ही कोई और एनबीएफसी या फिनटेक करे। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स की टेंशन भी वैलिड थी, क्योंकि लीजिंग एक लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस मॉडल है। इसमें रेवेन्यू स्लोली बिल्ड होता है और शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी डेल हो सकती है। क्योंकि जब जेएफएस का स्टॉक लिस्ट होने जा रहा था, इसकी बहुत ज्यादा हाइप थी और प्रोमोटर्स ने भी इसका फायदा उठाया और स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यूड लॉन्च किया, जिससे इसका पोस्ट लिस्टिंग डे पे ही स्टॉक ने अपना 20% लो पे क्लोज किया। इससे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यूएशन अपने फर्स्ट डे पे ही 1.6 लाख करोड़ से 1.35 लाख करोड़ तक पहुंच गई। इसी वजह से कई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। लेकिन अगर जेएफएस का ये मॉडल स्केल और स्टिकनेस के साथ वर्क करता है, तो ये इंडिया का पहला टेक लीजिंग जेन बन सकता है, समथिंग इवन बजाज फाइनेंस और पेटीएम जैसे एस्टैब्लिश्ड एनबीएफसीज ने ट्राई ना किया हो। जिसके बाद जियो ने 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक के साथ 50-50 की पार्टनरशिप की एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया, जिसका नाम बना जियो ब्लैक रॉक। Dear shareholders, JFS has announced a joint venture with BlackRock to set up an asset management business that will provide simple and trustworthy investment solutions in our country. ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी शुरू करने जा रहे थे। इन्हें सेबी का इन प्रिंसिपल अप्रूव भी मिल चुका था। म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट करने के लिए ये 2 बड़े एंटिटीज फॉर्म हुए थे, जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और जियो ब्लैक रॉक ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक डिजिटली एनेबल्ड लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे थे। और यही नहीं, ब्लैक रॉक के साथ एक और एक वेंचर स्टार्ट किया जिसका नाम था जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग, जिससे ये इंडिया के ब्रोकरेज बिजनेस में भी एंटर करे। अब जियो के टोटल 6 सब्सिडरीज बन चुके थे, जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड,
जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जियो लीजिंग सर्विसेज लिमिटेड, जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विसेज लिमिटेड। जियो फाइनेंशियल्स अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करने लगे, जिससे FY25 के Q1 प्रॉफिट 331.90 करोड़ से 312.63 करोड़ तक पहुंच गए। टोटल डिक्लाइन ऑफ 5.8%। इनका प्रॉफिट कम होने का मेजर रीजन ये था कि इनका इंटरेस्ट इनकम 20% ड्रॉप हुआ, जो 202 करोड़ से 162 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन फिर FY25 सेकंड क्वार्टर तक JFS अपने आप को रिकवर करने लगा, क्योंकि यहाँ जियो ने एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट लिया। जियो फाइनेंशियल्स ने अप्रैल 8, 2025 को ये अनाउंस किया है कि अब ये ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज या व्हीकल्स के साथ म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स के अगेंस्ट लोन्स देना स्टार्ट करेंगे। इस इनोवेशन प्रोडक्ट को कहते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। इसमें यूजर्स अपने डीमैट होल्डिंग्स को कोलेटरल बनाकर इंस्टेंट लिक्विडिटी ले सकते हैं बिना अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे। ये डिजिटल लास्ट फीचर कंप्लीटली टेक ड्रिवन होता है। इसमें इंस्टेंट KYC, रियल टाइम वैल्यूएशन एंड T+0 डिसबर्सल होता है, जिससे कस्टमर्स इनसे इनके शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट 1 करोड़ तक के लोन्स ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज ये सारे प्रोसेस फुली डिजिटल होता है, एंड दैट टू इन जस्ट 10 मिनट्स। जियो का ये मूव नॉट ओनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी को रिफ्लेक्ट करता है, बल्कि उनका फोकस भी दिखाता है कि ये एसेट लाइट डिजिटल फर्स्ट लेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने जा रहे हैं। और अब एक और पॉजिटिव सिग्नल इन्वेस्टर्स को मिला, और वो ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अनाउंस किया है कि वो अपने जियो पेमेंट्स बैंक का 17.8% स्टेक SBI के पास से उसे बायबैक करने वाले हैं। ये मूव क्लियरली दिखाता है कि कंपनी अपनी ओनरशिप कंसोलिडेट करना चाहती है, जिससे डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशनल कंट्रोल दोनों उनके हाथ में रहे। अब ये स्टेप इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बताता है कि JFS अपने इकोसिस्टम को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाने में इन्वेस्ट कर रही है। वैसे भी जियो पेमेंट्स बैंक ने ऑलरेडी 1 मिलियन प्लस एक्टिव सेविंग्स अकाउंट कर रखे हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड, और डिजिटल ऑनबोर्डिंग के प्रोसेस को सिर्फ कुछ मिनट्स तक रिड्यूस कर दिया। साथ ही BlackRock के साथ 50-50 पार्टनरशिप से JFS ने म्यूचुअल फंड और ब्रोकरेज बिजनेस में भी एंट्री की, जहां BlackRock, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में एक है, उनका ETF सेगमेंट ग्लोबली डोमिनेट करता है। अब इमेजिन कीजिए अगर JFS रिलायंस के टेलीकॉम और रिटेल इकोसिस्टम को यूज करके ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, तो बजाज फाइनेंस और पेटीएम जैसे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए भी कंपटीशन और भी टफ हो सकता है। और अगर स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो JFS का स्टॉक फरवरी 2024 में 204 रुपीज के लोएस्ट पर था, लेकिन स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट्स के बाद ये स्टॉक 2024 के सेकंड क्वार्टर में लगभग 230 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच शोज ग्रोइंग इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, रिलायंस की ब्रांड नेम का ट्रस्ट, JFS की रैपिड इनोवेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये सब मिलके ये सिग्नल देती है कि शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक स्ट्रॉन्ग NBFC बनकर ही निकलेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि JFS उड़ेगी या डूबेगी? कमेंट्स में जरूर बताइए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।